बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज क्रोन्स डिजीज। देखिए मैंने कल भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहा था कि ये बेसिकली हमारे पास दो डिजीज होती हैं। एक होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरी होती है क्रोन डिजीज। इन दोनों को इकट्ठा हम कह देते होते हैं आईबीडीज, मींस के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसके अंदर आप लोगों का जो बाउल है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है। अब ये दोनों आपस के अंदर मिलती जुलती हैं, तो इनका आपका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो आना चाहिए। लेकिन डिफरेंशिएशन तो हम चलो लास्ट के ऊपर करेंगे। फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्रोन्स डिजीज। तो क्रोन्स डिजीज के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, ये तो आपको पता चल गया ना कि ये किसका पार्ट है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का पार्ट है। इट मींस कि इसके अंदर भी क्या हो रही है, आपकी इन्फ्लेमेशन ही हो रही है। लेकिन ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये आपकी इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, आप लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, फ्रॉम माउथ टू एनस। कल जब हमने बात की थी ना अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो उस वक्त हमने कहा था कि वो जस्ट जो है वो हमारे पास कोलन तक इन्वॉल्व करती होती थी, उससे पीछे नहीं जाती होती थी। मींस के फॉर एग्जांपल जिजनम ड्यूडेनम वगैरह की तरफ जो है वो नहीं जाती थी। लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर बड़ी एक मेन हमारे पास बात आ जाती है कि इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आपकी जीआईटी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। आपको पता है कि आपकी जो जीआईटी है वो माउथ से स्टार्ट होती है, एनस के ऊपर आके खत्म हो जाती है। माउथ से आप खाना खाते हो और एनस से फीसिस निकल जाती होती हैं। ठीक है, तो ये जीआईटी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती होती है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि क्रोन्स डिजीज कह देते होते हैं। अब इसके अंदर आ जाता है कि इसका काज क्या बना। देखें, इसकी भी एटियोलॉजी जो है वो वेल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन हमें बस ये पता है कि इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रिगर्स हैं कि लाइक कुछ लोगों के अंदर क्रोन डिजीज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है, एक तो इसमें आ जाता है कि स्मोकिंग, वो लोग जो कि स्मोकिंग करते होते हैं उनके अंदर क्रोन डिजीज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। इट मींस के उनके अंदर जो है फ्रॉम माउथ टू एनस किसी भी पार्ट की इन्फ्लेमेशन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन देखिए, इधर मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि माउथ से लेके एनस तक कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है ये इन्वॉल्व किसको करेगी, ये आपकी इलियम को इन्वॉल्व करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या कहा, क्रोन डिजीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है फ्रॉम माउथ टू एनस किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन मेनली ये आपके कौन से पार्ट को इन्वॉल्व कर रही होती है, इलियम को इन्वॉल्व कर रही होती है। हाँ, देन लेस कॉमनली जो है ये आपके कोलन को भी इन्वॉल्व कर रही होती है, लेकिन मेन इसके अंदर जो आपने चीज याद रख लेनी है वो इलियम की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। इलियम आपको पता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लास्ट वाला पार्ट होता है, ड्यूडिनम, जीजनम, और उसके बाद इलियम आती होती है। ठीक हो गया। जब हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात की तो उसके अंदर हमने कहा था कि स्मोकिंग जो होती है ना वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, जबकि क्रोन डिजीज के अंदर जो है वो स्मोकिंग वर्स करवा देगी आप लोगों की कंडीशन को। आपको क्रोन डिजीज जो है वो करवा रही होती है, उन लोगों के अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी बात आ जाती है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून हम कहते होते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो पागल हो जाए और पागल होकर वो अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर दे। ठीक है, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून प्रोसेस कहते हैं। मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जब हमारा इम्यून सिस्टम बनता होता है तो उसको पहले समझाया जाता है कि यार ये अपने सेल्स हैं, ये दूसरे सेल्स हैं, तो तूने अपने सेल्स को नहीं मारना, इसके अलावा जो भी सेल्स तुझे मिलेंगे तूने उनको मार देना है। लेकिन इधर क्या होगा क्रोन डिजीज के अंदर कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पहचान ही नहीं रखेगा कि अपना कौन है या बेगाना कौन है, तो वो अपने ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन कहते होते हैं। तो एक तो आपका ऑटो इम्यून आ जाता है। दूसरी, जिस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कौन से होते हैं, लाइक जो आप लोगों के अगर वालदैन है या आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, या आपके जो सिबलिंग्स होते हैं लाइक बहन भाई वो सारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं। तो जिस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस था तो आपके अंदर भी होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसी तरह इधर भी क्या होती है, क्रोन डिजीज के अंदर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है। और दूसरा इधर एक अलग चीज आ गई कि आपका बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस, दैट कैन आल्सो लीड टू क्रोन्स डिजीज। सो ऑल दीज आर द एटियोलॉजीज जो कि क्या करवा सकती हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन करवा सकती होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। अब आ जाता है कि इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट बना हुआ है कि इन्फ्लेमेशन हम किस चीज को कहते होते हैं, कि कोई भी एरिया हो और वहां पे मेरे जो इम्यून सेल्स हैं वो जाके अटैक कर दे, तो इस चीज को हम इन्फ्लेमेशन कहते होते हैं। तो आप देखिए इम्यून सेल्स किसके अंदर होते हैं, इम्यून सेल्स ब्लड के अंदर होते हैं। इट मीन्स के जिस एरिया के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे ज्यादा से ज्यादा इम्यून सेल्स को जाना चाहिए। इट मीन्स के वहां पे क्या जाएगा, आपका ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ब्लड क्या होता है, रेड होता है। इट मीन्स के जो भी आपका एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है वो आपको क्या अपीयर करेगा, रेड अपीयर करता होता है वो आपको। और इधर हमारे पास जो टर्म यूज होगी वो हाइप्रीमिक की वर्ड टर्म यूज होगी। ठीक है, तो आपको ये वाला एरिया क्या दूसरा किस तरह का लग रहा होगा, ये आपको पता है कि जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे सोजश हो जाती होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा आप लोगों की इम्यून सेल्स आ रहे हैं, तो वो क्या है कि वो इधर से निकलेंगे, इनके साथ थोड़ा बहुत फ्लूइड भी आएगा, तो यहाँ एक तो स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरी बात यह कि ये वाला जो एरिया है वो रेड हो जाता होता है। तो इसके बारे में ये तो सिंपल आपको पता है कि जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होती है आपको ये चीज मिल जाती होती है। इट मीन्स कि अगर आप लोग क्या करते हो,
अगर आप लोग जो है वो एंडोस्कोपी करते हो, एंडोस्कोपी के ऊपर अगर आप लोग इस बंदे की इंटेस्टाइन को देख रहे हो जिसके अंदर क्रोन डिजीज है, तो उसमें आप लोगों को क्या पता चल जाएगा, जो जो एरिया की इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी होगी वो वाला एरिया आप लोगों को रेड मिल रहा होगा। अब आप लोग कहोगे कि सर जी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता था उसके अंदर भी तो जब हम एंडोस्कोपी करते होते थे तो उसमें हमें जो जो जहां जहां पे इन्फ्लेमेशन होती थी वो एरिया हमें रेड मिल रहा होता था, तो हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज। उधर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कंटिन्यूस होगी। इट मींस कि जो आप लोगों को रेडनेस मिलेगी वो सारी इस तरह करके कंटिन्यूस मिलेगी। लेकिन आपने याद रख लेना है कि जो क्रोन डिजीज होती है इसके अंदर जो आपकी इन्फ्लेमेशन होगी वो कभी एक एरिया को इन्वॉल्व करेगी, फॉर एग्जांपल इस एरिया को इन्वॉल्व किया बाकी सारे एरिया को छोड़ दिया, देन इस एरिया को इन्वॉल्व कर लिया यहाँ पे आप लोगों को रेडनेस मिल गई, फॉर एग्जांपल देन क्या कि बाकी सारा एरिया छोड़ दिया इस एरिया को इन्वॉल्व कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिल रही है, कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन नहीं मिल रही, आपको स्किप लीजन्स मिल रही हैं। तो आपने इसमें याद रख लेना है कि इन केस ऑफ क्रोन डिजीज मुझे क्या मिल रही होंगी, स्किप लीजन्स मिल रही होंगी। दैट इज द की पॉइंट जो कि आपको डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करेगा। ये आपको रेड मिलना, हाइपरीमिक मिलना, स्वोलन मिलना, ये चीज डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है। सो आपको वो रिमेंबर करने की याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको मेन चीज जो याद रखने की जरूरत है कि आपको इधर क्या मिल रही होंगी, स्किप लीजन जो है वो मिल रही होती है। कोई एरिया सेगमेंट जो है इंटेस्टाइन का वो ठीक होगा लेकिन किसी एरिया के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। आपका मैंने बड़ा मजे का कंसेप्ट बनाया हुआ है कि जहां पे भी आपके इम्यून सेल्स अटैक करते हैं, मींस कि आपकी आर्मी अटैक करती है तो वो एरिया डैमेज हो जाता है। जब वो एरिया जो है वो डैमेज होता है तो वो एरिया दोबारा से क्या करता है, हील करता है। जिस तरह आपका कपड़ा फट जाए तो आप उसको बुनवा लेते होते हो, इसी तरह आपका ये वाली जो इंटेस्टाइन है ये डैमेज होगी तो डैमेज होके इधर क्या हो सकता है, एक तो इधर जख्म बन सकते हैं, अल्सर बन सकते हैं, ठीक हो गया, तो एक तो इधर अल्सर बन सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब ये अल्सर जो है वो हील करेंगे तो आपकी बॉडी इसको कैसे हील करती होती है, इधर धागे लगा देती है, धागे समझ ले कि फाइबर्स फाइब्रोसिस हो जाती होती है। तो इधर क्या हो जाएगी, जब आपका ये वाला एरिया हील करेगा तो इसकी जनाब फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो वही कल भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि जब आप लोगों का कपड़ा बुना जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब सुकड़ जाता होता है। तो इसी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो जब इधर से हील करेगी फाइब्रोसिस होगी, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो इंटेस्टाइन है वो यहाँ से सुकड़ जाएगी। तो ये इंटेस्टाइन जब यहाँ से सुकड़ जाएगी तो आपको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि अब क्या है कि इधर से जो खाना है उसको पास करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इट मींस कि इट कैन क्रोन्स डिजीज कैन लीड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज मेरा जो पाइप है वो सुकड़ रहा है। वो सुकड़ क्यों रहा है, बिकॉज वो पहले डैमेज हुआ, उसके अंदर जख्म बना, देन वो जख्म जब ठीक हुआ तो वो सुकड़ गया। ये आपका बॉडी के वैसे ही नेचुरल प्रोसेस होता है ना। आपको पता है कि अगर स्किन के ऊपर भी कोई जख्म हो तो वो जब हील करता है तो वो सुकड़ जाता होता है। तो बिल्कुल सेम काम जो है वो इधर हो रहा है। इट मींस आपका सिंपल सा कंसेप्ट क्या बन गया है कि क्रोन डिजीज कैन लीड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। वो आपको पता चल गया कि ये वाली जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वो किस वजह से हुई है, बिकॉज आपके जो फाइब्रोसिस हुई है और वो सारा काम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है वो इधर लिखी हुई है। तो देन उस बंदे के अंदर आप लोगों को सारे ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स मिल रहे होंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं कि वैसे हमने इन डिटेल भी पढ़ना है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला टॉपिक। जाहिर सी बात है खाना इधर से पास नहीं करेगा तो खाना आप लोगों के मुंह से बाहर निकल जाएगा, तो उस बंदे को वॉमिटिंग होगी, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इंशाल्लाह हम इन डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल जस्ट आपका ये कंसेप्ट बन गया। देन दूसरा एक और की पॉइंट इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दैट इज कोबल स्टोन अपीयरेंस। अब एक ही पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, वो बताया था स्किप एरियाज, स्किप लीजन्स मिल रही हैं, एक वो आपने मस्त याद रखना है। दूसरा क्रोन डिजीज के लिहाज से कोबल स्टोन अपीयरेंस जो है वो आपने मस्त याद रख लेनी है। अब कोबल स्टोन्स आप ये जो फुटपाथ के ऊपर जो स्टोन लगी होती है ना उनको कोबल स्टोन कहते हैं। वो कुछ इस तरह की अपीयरेंस होती है, ऐसे ही है कि नहीं है, मतलब इस तरह करके ना वो आपस में जुड़ी होती है। तो आप लोगों का इस तरह करके जनाब फुटपाथ बना हुआ आता है, ठीक है। तो आप लोग जब इस बंदे की इंटेस्टाइन को अंदर से देख रहे होगे तो इसकी जो इंटेस्टाइन है वो किस तरह अपीयर करेगी, इसकी जो अपीयरेंस होगी वो कोबल स्टोन की तरह होगी। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये वाली जो कोबल स्टोन वाली अपीयरेंस है ये बेसिकली क्या बता रही है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका फुटपाथ होता है उधर इस तरह करके ईंटें लगी होती हैं, दरमियान में सुराख होते हैं, ऐसा ही कि नहीं है। देन दूसरी ईंट जुड़ी हुई होती है, देन तीसरी ईंट जुड़ी होती है, दरमियान में सुराख होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा इधर सेम सीन होता है। ऐसा इधर सेम सीन कैसे होता है कि आपका ये वाला म्यूकोजा मैं कहता हूं नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला म्यूकोजा जो है ये जिसको मैं मतलब थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, ये मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या हुआ है, क्या हुआ कि आपका यहां से ना ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो अल्सर बन गया। तो इधर क्या बन जाएगा, गड़ा सा बन जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मल म्यूकोजा है वो आपको किस तरह लगेगी, थोड़ी सी उभरी हुई लगेगी, जबकि इधर क्या बना हुआ होगा, थोड़ा सा गड़ा। देन अगेन इधर क्या होगी, नॉर्मल म्यूकोजा, ये आपको थोड़ी सी स्टोन की तरह मतलब उभरी हुई लगेगी। देन इधर अगेन, ठीक है। तो आप देख कि ये बेसिकली जो कोबल स्टोन है ना
उसके अंदर आपकी ये वाली जो स्टोन है वो किस चीज को शो कर रही है, नॉर्मल म्यूकोजा को शो कर रही है, जबकि ये जो अंदर डिप्रेशन है वो किस चीज को शो कर रहा है कि इधर एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन है, इधर क्या हुआ है, अल्सर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है गड़ा सा बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते होते हैं, अक्सर लोगों को समझ नहीं लगती कि व्हाट इज कोबलस्टोन अपीयरेंस, मुझे भी नहीं लगती थी, आई होप कि आपको समझ लगी होगी कि व्हाट इज कोबलस्टोन अपीयरेंस। स्टोन आप किस चीज को डिनोट कर रही है, नॉर्मल म्यूकोजा को डिनोट कर रही है। अब जिस स्टूडेंट को म्यूकोजा का नहीं पता, म्यूकोजा सिंपली हम कहते होते हैं इंटरनल लाइनिंग, मींस कि ये जो इंटरनल लाइनिंग है ना, इसको हम म्यूकोजा कह रहे हैं। ठीक है, तो जो म्यूकोजा नॉर्मल होगी वो आपको लग रही होगी, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, जहां पे अल्सर बना होगा, जाहिर सी बात है गड़ा होगा, बना हुआ होगा। आपको सिंपली पता है ना कि यार जहां पे जख्म बनता है तो वहां पे डिप्रेशन सी बन जाती होती है। तो बस इसको उसने क्या नेम दे दिया, कोबलस्टोन अपीयरेंस दे दिया। तो आपको दोनों की पॉइंट्स में अंडरलाइन करवा देता हूं कि आपको दो चीजें मिल गई, एक स्किप एरियाज मिल गए, ठीक हो गया, स्किप लीजन्स मिल गई, और दूसरा आपको जो कोबलस्टोन अपीयरेंस जो है ये मिल जाती है। ऑल दीज आर मैक्रोस्कोपिक फीचर्स, मींस कि आप लोग एंडोस्कोपिक कर रहे हो, आप अपनी आंख से देख रहे हो। अब हम बात करना चाहेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके कि मैंने क्या किया, ये वाला जहां पे क्या हुई पड़ी थी, ये वाला एरिया जहां पे इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी थी, इसको मैंने इधर से निकाला, मैंने इसकी बायोप्सी की और इसको ले जाके मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि यार इधर क्या चल रहा है। तो जब आप लोग जो है वो इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, यहाँ पे क्या चल रहा था, इन्फ्लेमेशन चल रही थी, ऐसा ही है कि नहीं है। तो इधर क्या आ रहे होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे होंगे ना। इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं किसको होते हैं, मतलब इसको मैं काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जहां पे आपके बॉडी के इन्फ्लेमेटरी सेल्स, आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स आके एक्ट कर रहे हो। अगर आम अल्फाज में कहूं तो जहां पे आपकी जो मुल्क की फौज है वो जाके अटैक कर रही हो, तो वो जो एरिया होता है दैट इज एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है। इट मींस कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो जब मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाते होते हैं, मुझे यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल जाते होते हैं। ठीक हो गया, इट मींस ऑन माइक्रोस्कोपी मुझे इस एरिया के अंदर क्या मिल रहे होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो मिल रहे होंगे, लाइक न्यूट्रोफिल्स वगैरह आप लोगों को जो है वो इधर मिल सकती हैं। अब दूसरी बात ये, अब हमने कहा था कि सर आपने कल कहा था अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल रहे थे, जी बिल्कुल ठीक है, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगी जाहिर सी बात है आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे। लेकिन हाउ आई विल डिफरेंशिएट बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज, बिकॉज दोनों में माइक्रोस्कोपी के ऊपर मुझे क्या मिल रही है, दूसरा इम्यून सेल्स मिल रही है, ठीक है, मींस इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल रही है। तो आपको मैंने कल एक और चीज समझाई थी कि आपके पास ये वाली जो दीवार है, मैं क्या करता हूँ कि इसको जरा डिटेल के अंदर ड्रा करता हूँ, ठीक हो गया। तो इसमें ये वाली जो बेसिकली ये मैंने जो एक लाइन खींची हुई है ना, तो इसके अंदर चार लेयर्स होती हैं। चार लेयर्स कैसे होती हैं, इसमें सबसे अंदर होगी म्यूकोजा, उससे बाहर सब म्यूकोजा, उससे बाहर आपकी मस्कुलरिस, और उससे बाहर जो है सीरोजा आती है। कल जब हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात की तो उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन थी वो जस्ट यहां तक म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रही थी और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रही थी, मींस कि सिर्फ इतना डीप जा रही थी, इससे ज्यादा मजीद डीप जो है वो नहीं जा रही थी। जबकि क्या है कि आपका जो क्रोन डिजीज होता है उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो बिल्कुल नीचे तक जाएगी, मींस कि म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल येलो के अंदर म्यूकोजा को भी, मींस कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो ज्यादा डीप पर जा रहे हैं, ज्यादा मसला हो रहा है। ठीक है, तो म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व करेंगे, सब म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व करेंगे, मस्कुलरिस को भी इन्वॉल्व करेंगे, सिरोजा या एडवेंटिशिया को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि ऑन माइक्रोस्कोपी आपको क्या पता चलेगा कि इधर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो होल थिकनेस ऑफ बाउल वॉल को जो है वो इन्वॉल्व कर रही होती है। और दूसरी बात ये कि आप देखोगे कि इधर जो सेल्स है ना उन्होंने स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ना उन्होंने क्या बनाया हुआ है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करेंगे ये फौजी जो है ना ये एम ही खड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब इन्होंने कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है वो नहीं बनाया हुआ, मींस के इनको आप लोग इमेजिन करें कि ये क्या है, ये आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, उन्होंने कोई लाइन नहीं बनाई या प्रॉपर स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं बनाई, इसको आप क्या कहोगे, सिंपल इन्फ्लेमेशन कहोगे। दूसरी बात आ जाती है कि व्हाट इज ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। अब ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो होती है उसमें आपके जो फौजी होते हैं वो दायरों के अंदर आ जाते हैं, सर्कल्स के अंदर आ जाते हैं, इस तरह करके सर्कल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये वाला जो स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है इसको हम ग्रेन्युलोमा कहते होते हैं। ठीक है, ग्रेन्युलोमा कैसे बनता है, इसमें आपके बेसिकली जो मेन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं दो मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस क्या है, ये भी आपकी बॉडी के फौजी हैं, आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ग्रेन्युलोमा कैसे बनता है, एक मैक्रोफेज फॉर एग्जांपल इधर पड़ा था, एक मैक्रोफेज इधर पड़ा था, ये आपस के अंदर जो है वो मिल जाते होते हैं। आपके ये वाले जो मैक्रोफेज जब आपस के अंदर मिलते हैं तो ये क्या बना देते होते हैं, ये आपके एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स बना देते हैं। ये बड़ा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोगों को नहीं आता, लेकिन आई होप आपको इस चीज की समझ लगेगी कि व्हाट इज ग्रेन्युलोमा। ग्रेन्युलोमा इज स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन जिसके अंदर मेरे जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या हुए हैं, वो एक प्रॉपर जो है वो सर्कल के अंदर जो है उन्होंने अपनी अरेंजमेंट की हुई है। ये
ये बना कैसे, इसमें जो मेरे मैक्रोफेजेस हैं वो थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बना दिए, उन्होंने जनाब एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स बना दिए, सिंपल मैं EH लिख रहा हूं टाइम को बचाने के लिए, तो आपका एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स बना दिए। देन आपके मजीद मैक्रोफेजेस आपस के अंदर मिलते गए तो उन्होंने बड़े बड़े सेल्स बना दिए, ठीक है। ये तीन समझो के मैक्रोफेजेस, काफी ज्यादा सारे मैक्रोफेजेस आपस के अंदर मिले तो इन्होंने एक बड़ा सारा सेल बना दिया। तो ये बड़ा सारे सेल को मैं क्या कहूंगा, जाइंट सेल। जाइंट सेल कैसे और उन्होंने क्या बना दिया, एक जाइंट सेल बना दिया, ठीक है। इसके अंदर काफी ज्यादा सारे न्यूक्लियस होंगे, जारी सी बात है, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा, तो ये सारे न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर होंगे, तो ये बड़ा सारा सेल बन गया जाइंट सेल। तो अब मैं बात वही उधर ग्रेनुलोमा की तरफ लेके आऊंगा। इसमें आपको सबसे अंदर क्या मिल जाते हैं, एपिथेलियोइड हिस्टियोसाइट्स मिल जाते होते हैं, उससे बाहर आप लोगों को जनाब जाइंट सेल्स मिल जाते होते हैं, ठीक है। और उससे बाहर आप लोगों को लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मिल सकते होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे बाहर क्या मिल सकते हैं, लिम्फोसाइट्स मिल सकते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया है ना, इसको हम क्या कहते होते हैं, ग्रेन्युलोमा। तो आप देख रहे हैं सिंपल है तो आपके इम्यून सेल्स ही, सिंपल है तो आप लोगों की इन्फ्लेमेशन ही, लेकिन इसमें क्या है कि आप लोगों की ये जो इन्फ्लेमेशन है ये बिल्कुल एक तरतीब के साथ हुई है, ठीक है। तो इसमें आपने ये चीज याद रख लेनी है कि ये ग्रेन्युलोमा था। अब मैं इस पर इतना दिमाग क्यों खपा रहा था, एक तो मैं बेसिक पे वर्क करना चाह रहा, दूसरा मैं आप लोगों को इधर समझाना चाह रहा था कि इधर क्रोन डिजीज के अंदर आप लोग जब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखोगे तो ये वाली जो इन्फ्लेमेशन होगा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होगा कि ये वाली जो इन्फ्लेमेशन होगी इसमें आपके जो इम्यून सेल्स है ना वो इस अरेंजमेंट के अंदर होंगे, मींस के उन्होंने क्या बनाए हुए होंगे, ग्रेन्युलोमास बनाए होंगे। तो आपका बड़ा मजे का एक की पॉइंट और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है उधर आपको ग्रेन्युलोमास नहीं मिल रहे होते, उधर आपको इम्यून सेल्स की ये अरेंजमेंट नहीं मिल रही होती, जबकि आपके पास ये जो क्रोन्स डिजीज होती है इसके अंदर आप लोगों को ग्रेन्युलोमास जो है वो मिल रहे होते हैं। ग्रेन्युलोमास क्या है, आई होप आपका बड़ा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को इधर क्या मिल रहे होंगे, ग्रेन्युलोमास जो है वो मिल रहे होते हैं, वो आपको पता चल गया कैसे, मतलब कैसे कैसे मिल रहे थे। एक तो आप लोगों को ये चीज मिल रही होती है। अब दूसरा क्या काम होता है, अब ये वाले ग्रेन्युलोमास कहां पे बने हुए हैं, इधर बने हुए हैं, ऐसे ही है कि नहीं है, ये सारे इधर बने हुए हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इस एरिया को डैमेज कर देंगे, जाहिर सी बात है। आपको सिंपल ही पता है कि जहां पे भी फोर्स जाती है तो वो वहां पे तबाही फेर देती है, ऐसे नहीं है। तो इसी तरह आपके जहां पे भी इम्यून सेल्स आएंगे तो वो उस एरिया को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कुछ फौजी मरेंगे, ऐसे ही नहीं है, आप लोगों के इम्यून सेल्स भी तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो इधर आप लोगों के पास है वो देन क्या है कि ये वाले जो इम्यून सेल्स हैं वो भी मरना स्टार्ट हो जाते होते हैं। जब ये इम्यून सेल्स मरना स्टार्ट होते हैं ना तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है कि वो चाहता है कि मैं जो लाशें हैं ना उनको एक दीवार के अंदर मैं उनको फैलने ना दूं, बिकॉज उसे पता है कि यार लाशें फैलेगी सारी बदबू फैल जाएगी। मतलब वैसे आपका कंसेप्ट बनाना चाह रहा हूँ कि बॉडी क्या चाहती है कि वो वाली जो लाशें हैं, वो जो डेड बॉडीज है वो दूसरी जगह पे ना फैले, वो चाहता है कि मैं उसको उधर ही रख लूं। तो आपकी बॉडी क्या जी, अच्छा बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा था कि इधर जो इम्यून सेल सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं ना, तो इनकी जारी सी बात है, इनकी इवेंचुअली क्या होगी, इनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, ये मर जाएंगे। अब ये इनकी इधर सारी लाशें पड़ी हुई होंगी, इनकी डेड बॉडीज पड़ी होंगी। अब देखिए जिस तरह आप लोगों को बताया कि आप लोगों का भी वैसे रूल है कि लाशों को एक कब्रिस्तान के अंदर फेंक देते होते, मतलब फेंकते नहीं कि दफन कर देते होते हैं। तो आपकी बॉडी भी यही चाहती है कि मैं इन लाशों को एक ना मतलब दीवार के अंदर रखूं ताकि ये दूसरे एरियाज में स्प्रेड ना करें, तो उधर बदबू ना फैलाएं, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है कि इसके गिर्द फाइबर्स की दीवार बना देता है। तो अब ये वाली जो डेड बॉडी थी इसको आप क्या कह रहे थे, पस कह रहे थे, लेकिन जब आपके इम्यून सिस्टम ने इसके गिर्द फाइबर्स की दीवार बना दी तो अब आपने इसको क्या कह देना है, एब्सेस। व्हाट इज एब्सेस, दैट इज वॉल्ड ऑफ कैविटी ऑफ पस। तो आपको पता चल गया कि क्रोन डिजीज के अंदर दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। एक प्रॉब्लम क्या था, ग्रेन्युलोमास बन रहे थे, इन्फ्लेमेशन हो रही थी। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि जनाब उधर अल्सर बन रहे थे, जख्म बन रहे थे, इसकी वजह से तीसरा प्रॉब्लम क्या आ गया कि उधर एब्सेस बन सकती है। अब आते हैं चौथे प्रॉब्लम की तरफ। चौथा प्रॉब्लम क्या होगा, अब आपको पता है कि ये वाली जो सारी बॉल है इसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये सारी बॉल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जब ये वाली जो सारी बॉल है ये डैमेज हो जाती होती है तो यहाँ पे एक तो होगा सुराख, और इधर से ना आपका कनेक्शन बन जाएगा दूसरे ऑर्गन के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, और ये भी दूसरा की पॉइंट आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इमेजिन करें कि ये आपकी जनाब इंटेस्टाइन है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इंटेस्टाइन सारी बल खाई होती है, अगर आपने कुर्बानी के ऊपर देखा है। फॉर एग्जाम्पल एक इंटेस्टाइन का ये लूप जा रहा है, एक इंटेस्टाइन का जो है वो ये लूप जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है, फॉर एग्जांपल इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है तो इधर सुराख हो जाएगा, तो ये इसके साथ ना दूसरे इंटेस्टाइन के लोब के साथ जो है वो कनेक्शन बना लेगा। तो ये देखिए ये क्या बन गया, आप लोगों की इंटेस्टाइन की वॉल के दरमियान में जो है ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया। तो आपका ये वाला जो एबनॉर्मल कनेक्शन बन रहा होता है इसको हम क्या कहते होते हैं, फिस्टुला। व्हाट इज फिस्टुला, कि आपकी जो दो ट्यूब्स हैं उनके दरमियान में एक एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो बन चुका है। तो ये आपको तीसरा की पॉइंट बता रहा हूं, तीसरा ये चौथा क्रोन डिजीज का तीसरा ये चौथा की पॉइंट ये है कि इसके अंदर आप लोगों को फिस्टुलाज मिल रहे होते हैं, जबकि हमारे पास जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है
उसके अंदर हमें कोई फिस्टुलाज नहीं मिले थे। बट आर फिस्टुलाज, दीज आर एबनॉर्मल कनेक्शन। अब देखिए, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल और किस तरह फिस्टुला बन सकता है। ऊपर क्या होती है, आप लोगों की स्किन होती है, ऐसे ही नहीं है, तो आपका ये वाला जो एबनॉर्मल कनेक्शन है वो स्किन के साथ भी बन सकता है, तो उसका स्किन के साथ कनेक्शन बनेगा, तो इधर से आप लोगों का जो भी फूड कंटेंट्स है ना वो आपके एब्डोमेन की स्किन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो कहीं भी एबनॉर्मल कनेक्शन बन सकता है। तो आपने याद रख लेना है कि ये वाली जो क्रोन डिजीज होती है इसमें आप लोगों को फिस्टुला जो है वो मिल सकते होते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक फीचर्स बना रहा था। माइक्रोस्कोपिकली आपको क्या दिख सकता है, फाइब्रोसिस दिख सकती है, आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिल सकते हैं, लेकिन वो सारी वॉल को इन्वॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को ग्रेन्युलोमास मिल रहे होंगे, इधर उसने लिख दिया है कि एपिथेलियोइड और जॉइंट सेल्स आप लोगों को मिल रहे होंगे, लेकिन आपने याद रख लेना है कि इधर इसको इकट्ठा हम क्या कह देते हैं, इसको इकट्ठा हम ग्रेन्युलोमास कह देते हैं। और कौन से ग्रेन्युलोमास, नॉन कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास। देखिए आपके पास ग्रेन्युलोमास की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं केसिएटिंग ग्रेन्युलोमास, दूसरे होते हैं नॉन केसिएटिंग ग्रेन्युलोमास। केसिएटिंग ग्रेन्युलोमास आप लोग उन ग्रेन्युलोमास को कहोगे जिसमें अंदर जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर आप लोगों को एरिया ऑफ नेक्रोसिस मिलेगा। मीन के अगर आप एक ग्रेन्युलोमा देख रहे हो और उसके अंदर सेंटर के अंदर आपको मरे हुए सेल्स मिल रहे हैं, तो उसको आपने केसिएटिंग ग्रेन्युलोमा कहना है। अगर आप एक ग्रेन्युलोमा देख रहे हो और उसके सेंटर में आप लोगों को मरे सेल्स नहीं मिल रहे, ठीक है, तो उसको आपने सिंपली क्या कह देना है, नॉन केसिएटिंग ग्रेन्युलोमा कह देना है। तो आपको क्रोन डिजीज के अंदर जो है वो सिंपली नॉन केसिएटिंग ग्रेन्युलोमा जो है वो मिल रहे होते हैं, और इसमें आप लोगों की इवेंचुअली एब्सेस बन सकती है, इवेंचुअली आप लोगों के फिस्टुलास बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन के बाद जो है वो अल्सर्स वगैरह जो है वो बन सकते होते हैं। व्हाट आर एफ्थस अल्सर्स, या आप लोगों के माउथ के ओरल कैविटी के अंदर जख्म का बन जाना, अल्सर्स का बन जाना, उस चीज को हम एफ्थस अल्सर्स कहते होते हैं। तो आपको ये वाली जो सारी चीजें हैं उस पर्सन के अंदर मिल सकती हैं। अब बात आ जाती है कि जो क्रोन डिजीज वाला पेशेंट है वो मेरे पास प्रेजेंट कैसे करेगा, तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल काइंड ऑफ सेम होगी कि ये भी पेशेंट आपके पास जिस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पेशेंट आपके पास डायरिया के साथ प्रेजेंट करता था, तो ये वाला जो पेशेंट है ये भी आपके पास डायरिया के साथ ही प्रेजेंट करता आता है। लेकिन आपने याद रख लेना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मेनली जो डायरिया होता है वो ब्लडी डायरिया होता है, मींस के उसके अंदर डायरिया के अंदर ब्लड आ रहा होगा, जबकि क्रोन डिजीज के अंदर जो मेनली डायरिया हो रहा होता है वो वाटरी डायरिया हो रहा होता है। बाकी आपको पता है कि आपके एब्डोमेन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो जब भी कहीं पे सोजिश होती है तो पेन होती है, तो आपको एब्डोमिनल पेन तो साथ में मिलेगी, तो वो पेशेंट आपके पास एब्डोमिनल पेन और डायरिया के साथ प्रेजेंट करता होता है। बाकी उसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करेंगे, एदर डिजीज एक्यूट है, अचानक से हुई है, थोड़े टाइम के लिए मतलब हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं। अगर कोई डिजीज थोड़े अरसे के लिए हो तो उसको आपने एक्यूट कहना है, अगर कोई डिजीज लंबे अरसे के लिए हो तो उसको आपने सिंपली जो है वो क्रोनिक कहना होता है, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर टिपिकल टाइम नहीं होता कि इतने अरसे के लिए, अगर वैसे थोड़े थोड़े महीनों के लिए हुई है तो उसको आपने सिंपली एक्यूट कह देना होता है। और बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो तो उस चीज को हम एक्यूट कह रहे होते हैं। और खास तौर पर वैसे अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करूँ ना, तो अगर आप देख रहे हो कि इन्फ्लेमेशन हुई है और उसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, तो आपने समझ जाना है कि ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। अगर आप देख रहे हो कि किसी एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है और माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप लोगों को लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं, तो आपने समझ जाना है कि ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर मेन जो इम्यून सेल्स हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर न्यूट्रोफिल्स। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर मेन जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, दोज आर लिम्फोसाइट्स। तो आप लोगों को ये मिल होते हैं। तो जब आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो वो वाला जो पर्सन है वो काइंड ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाले सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर जाता है। अब ये चीज समझाने के अंदर मुझे भी बड़ा मजा आएगा और आपको समझने के अंदर भी मजा आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग इमेजिन करें, मैंने कल क्या कहा था, इधर आपकी ड्यूडेनम होती है, आगे जिजनम होती है, और आगे जो है वो इलियम होती है। अब ये वाली जो इलियम है यहां से आगे जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट पार्ट जिसको हम सीकम कहते होते हैं। और ये वाला जो सीकम होता है इसके साथ इधर जो है वो अपेंडिक्स अटैच होता है। देन इधर आपका असेंडिंग कोलोन होता है, ठीक हो गया। देन इधर ट्रांसवर्स कोलोन होता है, देन आपका डिसेंडिंग कोलोन होता है, देन आपका सिग्मोइड कोलोन होता है, देन आपका रेक्टम होता है, और देन जो है वो एनस होती है, ठीक हो गया। अच्छा ये चीज होती है, और ये बॉडी की राइट साइड है, ये बॉडी की जनाब लेफ्ट साइड है, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि क्रोन डिजीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वो किसकी हो रही होती है, वो मेनली इलियम की इन्फ्लेमेशन हो रही है, मींस के इस पार्ट की इन्फ्लेमेशन जो है वो हो रही होती है। अपेंडिसाइटिस जिसमें अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो वो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट की इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये काइंड ऑफ सेम लोकेशन पे है। बेसिकली ये वाला जो एरिया होता है ना, ये होता है राइट इलियक फोसा। ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहते होते हैं, राइट इलियक फोसा वाला मतलब एरिया कहते होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में इन्फ्लेमेशन की जो साइड्स हैं वो करीब करीब है, तो आपको जो सिम्टम्स आएंगे वो भी काइंड ऑफ सेम ही आएंगे। तो आपने जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, जिस तरह एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर जो पेन है वो कहां पे होता है, राइट इलियक फोसा के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास ये वाली जो क्रोन्स डिजीज है, अगर इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है तो उस केस में भी आप लोगों को जो पेन होगा वो राइट इलियक फोसा के अंदर होता है, ठीक है। और बाकी जिस तरह एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर जब आप लोग
लोग ऊपर से हाथ लगाते थे एब्डोमेन में तो बंदे को पेन होता था, तो इसी तरह जब आप लोग इधर भी ऊपर से हाथ लगाओगे तो बंदे को पेन होगा, मींस के उस बंदे के अंदर क्या आपको टेंडरनेस जो है ये मिल सकती होती है। ठीक है, तो ये वाली जो सारी चीजें इस बंदे के अंदर भी आप लोगों को गार्डिंग मिल रही होती है, मींस के जब आप लोग हाथ लगाओगे तो उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसको हम गार्डिंग कहते होते हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरह एक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही थी, उसी तरह एक्यूट क्रॉन्स डिजीज के अंदर भी आप लोगों को यही सारे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। वो आपको पता चल गया कि क्यों सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, दोनों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन भी काइंड ऑफ सेम सेम जगह पे ही हो रही है, मतलब करीब करीब जगह पे। तो इस वजह से इनके जो सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे से जो है वो मिलजुल रहे होते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि हाउ आई विल डिफरेंशिएट कि एक पेशेंट को ये जो पेन है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की वजह से है, एक पेशेंट को ये वाली जो पेन है वो एक्यूट क्रॉन्स डिजीज की वजह से है। तो आपको पता है कि एक्यूट क्रॉन डिजीज के अंदर पहले क्या होता है, डायरिया होता है, ऐसे ही कि नहीं है, इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो इरिटेट होती है। ठीक है क्या, तो आप देखिए इन्फ्लेमेशन हुई, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो इरिटेट होगी, इंटेस्टाइन इरिटेट होगी तो वो जल्दी जल्दी इधर से जो भी सारे सब्सटेंसेस होंगे ना उनको बॉडी से निकाल देती होती है। चलिए भी ये भी मैं आप लोगों का ना एक कंसेप्ट बना देता हूँ कि मतलब जब बंदे की इंटेस्टाइन इरिटेट होती है तो वो अपने अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको बाहर फीसिस के अंदर क्यों निकाल देती होती है। बेसिकली जब बंदे को ना आपकी इंटेस्टाइन इरिटेट होती है, वो समझती है कि यार मेरे अंदर ना कोई ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से मुझे जो है मतलब मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि ये जो भी चीज उसको इरिटेट कर रही है ना वो उसको बाहर निकाल दे, ताकि वो जो उसकी इंटेस्टाइन की इरिटेशन ना हो। तो ये एक बॉडी का समझे कि रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स टू इरिटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज इरिटेट कर रही है, उसको अच्छी नहीं लग रही, तो वो उसे क्या कर देगी, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगी। लेकिन आपको पता है कि क्रोन डिजीज के अंदर जो इरिटेशन है वो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये जितना मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो जाहिर सी बात है इधर से इन्फ्लेमेटरी सेल्स को थोड़ी दीवार में से बाहर निकाल के फेंक सकेगी। तो आपको पता है कि ये वाला जो एक्यूट क्रोन्स डिजीज वाला बंदा होगा, इसको पहले क्या होगा जनाब, डायरिया होगा, और देन वो वाला जो बंदा है वो आपके पास प्रेजेंट कर जाएगा ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाले सिम्टम्स के साथ, मींस के राइट इलियक फोसा के अंदर पेन वगैरह के साथ वो वाला जो बंदा है वो आपके पास प्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इस पेशेंट को क्या है, एक्यूट क्रोन डिजीज है, ना कि इस बंदे को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। देन आपको पता है कि ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो आपकी दीवार इवेंचुअली इधर से फट जाएगी। जब इधर से फट जाएगी तो आपके इंटेस्टाइन के कंटेंट्स इधर से रिलीज हो जाएंगे, ये वाले जो इंटेस्टाइन के कंटेंट्स इधर से रिलीज हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, ये आपकी पेरिटोनियम को इरिटेट कर देंगे। बट इस पेरिटोनियम, मैंने आपको बताया कि अल्लाह पाक ने आपके ऑर्गन्स को हर ऑर्गन को एक पैकेट के अंदर रखा हुआ है, तो इसी तरह जो सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको भी एक पैकेट के अंदर रखा हुआ है। उस पैकेट को हम क्या कहते होते हैं, उस पैकेट को हम पेरिटोनियम कहते होते हैं। तो आपके ये वाले जो इधर से कंटेंट्स जब रिलीज होंगे तो ये जाके आपकी पेरिटोनियम को इरिटेट करेंगे। तो जब भी पेरिटोनियम इरिटेट होती है तो पेरिटोनियम की भी इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पेरिटोनाइटिस कहते होते हैं। ठीक हो गया, तो इस बंदे को इवेंचुअली क्या हो जाएगा, परफोरेशन होगी, इस बंदे को इवेंचुअली जो है वो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि वो वाला बंदा जिसके अंदर एक्यूट क्रोन डिजीज है वो आपके पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाले सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, लेकिन उस बंदे को साथ में क्या होगा, डायरिया होगा। और दूसरी बात यह कि इसके में परफोरेशन हो सकती है, और अगर परफोरेशन होगी तो इवेंचुअली क्या हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, मींस के पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पेरिटोनाइटिस का अलग से टॉपिक है, वो आप इंशाल्लाह पढ़ोगे। ठीक है, तो उस बंदे को पेरिटोनाइटिस होती है तो उसमें भी सारी एब्डोमेन के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है, एब्डोमिनल गार्डिंग होती है, एब्डोमिनल टेंडरनेस होती है, वो सारी चीजें होती हैं, तो वो अलग से टॉपिक है। फिलहाल जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इस बंदे के अंदर क्या हो सकता है, इवेंचुअली पेरिटोनाइटिस हो सकता है, और इवेंचुअली उस बंदे की डेथ भी हो जाती होती है। जब पेरिटोनाइटिस होता है तो ये चीज इतनी शदीद होती है कि इवेंचुअली सेप्सिस होती है और बंदे की डेथ हो जाती है, लेकिन ये अलग बातें हैं, उधर हमें अभी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। खैर, अब हम बात करना चाहेंगे क्रोनिक क्रोन डिजीज, क्रोन्स डिजीज की, मींस कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी थोड़ी हो रही है और वो लंबे अरसे के लिए चल गई, तो इसमें थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेमेशन है, इंटेस्टाइन इरिटेट होगी, तो बंदे को क्या होगा, वही उस बंदे को डायरिया होगा, और क्या होगा, एब्डोमेन के अंदर पेन होगी। उसने इधर के सिंपली एब्डोमिनल पेन क्यों नहीं लिखा, उसने इधर एब्डोमिनल कोलिक क्यों लिख दिया। तो जब भी वर्ड आता जाए ना कोलिक, तो आपने समझ जाना है कि वो वेवी पेन की बात करना चाह रहा है, मींस के पेन आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो ये वाली जो वेवी पैटर्न के अंदर पेन हो रही होती है उसके लिए जो टर्म वो यूज करेगा वो कोलिक यूज करेगा। खैर, तो आपको पता चल गया कि इस पेशेंट को एक तो डायरिया होगा, साथ में एब्डोमिनल कोलिक उसके अंदर मिलेगा, मींस के एब्डोमिनल पेन मिलेगी। पेन कहां पे हो रही होगी, पेन जो है वो राइट इलियक फोसा के अंदर जो है वो पेन हो रही होगी। जब आप लोग ऊपर से हाथ लगाओगे
तो आप लोगों को जो है वो टेंडरनेस मिलेगी। टेंडरनेस हम किसको कहते होते हैं कि मैं किसी जगह को ऊपर से पालपेट करूं तो उस बंदे को पेन स्टार्ट हो जाए, तो इस चीज को मैं टेंडरनेस कहता हूं। तो आप लोगों को टेंडरनेस मिलेगी। अब देखें कि इवेंचुअली क्या हो सकता है कि इधर से जब जख्म बन जाएगा ना, ठीक है, जब इधर जख्म बन जाएगा, इधर अल्सर बन जाएगा, तो आपको पता है कि जब भी जख्म बनता होता है तो वहां से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो इवेंचुअली क्या हो सकती है, इधर से ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से जनाब एनीमिया हो सकता है। दूसरी एक और बात मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, दैट वुड लीड टू एनीमिया। ये चीज इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे हीमाटोलॉजी के अंदर। लेकिन फिलहाल आप अपना सिंपल कंसेप्ट बना लें कि जब भी मेरी बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चलेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाता होता है, एक तो आपका वेट लॉस हो जाता है और दूसरा आपके अंदर एनीमिया हो जाता होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो आप लोग हीमाटोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। लेकिन आपको पता है बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, इट मींस कि इस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, वेट लॉस जो है वो हो जाएगा। दूसरी बात ये कि वैसे इस बंदे के अंदर ना ब्लीडिंग का भी मतलब ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से उस बंदे के अंदर आप लोगों को ये वाला जो एनीमिया है वो मिल सकता है। ठीक हो गया। तो अब आपको ये पता चल गया ब्लीडिंग होगी तो ब्लडी स्टूल नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया कि आपको मोस्टली जो है वो इधर वोटरी डायरिया मिल रहा होता है, लेकिन क्या है कि आपको ब्लडी भी मिल सकता है। मैंने क्या बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज के दरमियान में फर्क क्या है। क्रोन डिजीज के अंदर मेनली ब्लडी दूसरा वोटरी डायरिया मिल रहा है, जबकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके अंदर मेनली जो है वो आप लोगों को ब्लडी डायरिया मिल रहा है। उधर भी आपको वाटरी डायरिया मिल सकता है, और इसी तरह आप लोगों को क्रोन डिजीज के अंदर भी जो है वो ब्लडी भी मिल सकता होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है, मेनली का वर्ड याद रखें, ये ना समझे कि मतलब लाइन खींच दी गई है कि इधर आपको वो नहीं मिलेगा। अच्छा खैर, तो आपके क्वेश्चन में लास्ट के ऊपर लूंगा। देन आगे बात आ जाती है कि इसकी वजह से आप लोगों को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है। वो चीज मैंने पहले ही दूसरा एक्सप्लेन कर दिया है कि जब कहीं पे डैमेज होगा, फाइब्रोसिस होगी, हीलिंग होगी, और वो वाला जो एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाती होती है, स्टीनोसिस हो जाती होती है। बाकी फिस्टोला वाली बात भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी कि फिस्टुला क्या था, एबनॉर्मल कनेक्शन था। एक तो आपका इंटेस्टाइन के साथ ही एबनॉर्मल कनेक्शन बन सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेरो एंटेरिक फिस्टुला कहते होते हैं। ठीक हो गया। ये क्या हो सकता है कि आपकी इंटेस्टाइन का स्किन के साथ एबनॉर्मल कनेक्शन बन सकता है, जिसको हम इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला कहते होते हैं। ये चीज मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा बाद में। और एक आपका ये वाली जो इंटेस्टाइन है, इसका एबनॉर्मल कनेक्शन बन सकता है आपके ब्लैडर के साथ। देखिए, जब भी टर्म वेजिकल यूज होगी तो आपका जो माइंड है वो ब्लैडर की तरफ जाना चाहिए, आपके दूसरा यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाना चाहिए। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इधर पड़ा होता है बेसिकली ना, इधर आपका गोल ब्लैडर, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर पड़ा होता है, जिसके अंदर आपका सारा यूरिन होता है, और इधर से जाहिर सी बात है यूरिन निकलना होता है। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल इधर इन्फ्लेमेशन हुई है, तो इन दोनों के दरमियान, आपके ब्लैडर के दरमियान और आपकी इंटेस्टाइन के दरमियान में क्या बन गया, इस तरह करके एक एब्नॉर्मल कनेक्शन बन जाता होता है, जिसको आप फिस्टुला कह रहे हो। ब्लैडर के लिए हम वेजिकल की टर्म यूज कर रहे हैं, इंटेस्टाइन के लिए हम इंटेरो की टर्म यूज कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने इंटेरो वेजिकुलर फिस्टुला कह दिया। कि आप लोगों को इस बंदे के अंदर इंटेरो वेजिकुलर फिस्टुला मिल सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इधर से आपके जो फीसिस है वो ब्लैडर के अंदर आएंगे, और उस बंदे के इधर से जनाब जब फीसिस ब्लैडर के अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है आपका ब्लैडर इरिटेट होगा। तो आपके ब्लैडर के अंदर आप लोगों का ये वाला जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते होते हैं, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते होते हैं, जिनको हम यूटीआईज कहते होते हैं, जिस चीज को आप पढ़ोगे रीनल के अंदर। फिलहाल आपका सिंपल कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि जो क्रोन डिजीज होती है उसके अंदर दूसरा आपके फिस्टुलास बन सकते हैं, वो इंटेस्टाइन के दरमियान भी बन सकता है, वो इंटेस्टाइन का स्किन के दरमियान भी बन सकता है, वो इंटेस्टाइन का आपका ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके साथ भी फिस्टुला जो है वो बन सकता है। दूसरी बात आपको पता है कि जनाब इन्फ्लेमेशन हो रही है, मेरी जो इंटेस्टाइन है वो इरिटेट हुई पड़ी है, तो आपको पता है आपकी इंटेस्टाइन का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। लेकिन जब आप लोगों की इंटेस्टाइन ही क्या हुई पड़ी है, इन्फ्लेम हुई पड़ी है, वो आप बताओ प्रॉपर काम करेगी। आपको पता है कि अगर कोई एरिया है वो प्रॉपर काम उस वक्त ही करता है ना जब वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इस एरिया की इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, ये एरिया डैमेज हुआ पड़ा है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की जो इंटेस्टाइन है वो अब इधर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन, कि उस बंदे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट होने के बाद जो है वो इधर से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तो जाहिर सी बात है आपके खाने के अंदर क्या होते हैं, आपके खाने के अंदर फैट्स होती हैं, आपके खाने के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। तो अब उस बंदे के खाने के अंदर जो भी फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारी चीजें क्या है कि वो इधर से होती हुई सारी फीसिस के अंदर निकल जाएंगी, बिकॉज वो एब्जॉर्ब तो नहीं हो रही। तो आपके फैट्स का स्टूल्स के अंदर आना, इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज स्टीटोरिया। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, स्टीटोरिया मिल जाता होता है। उस बंदे के फैट के अंदर प्रोटीन्स आएंगे, बिकॉज वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही। उस बंदे के अंदर विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो आप लोगों के विटामिन भी वो सारे स्टूल के अंदर आएंगे। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बिकॉज आपका जो बाउल है वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा। तो इस चीज को हम माल एब्जॉर्प्शन कहते होते हैं। बाकी डायरिया का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों की वो जो इन्फ्लेमेशन हुई है उस वजह से क्या हो सकता है,
उस वजह से आपका डायरिया हो सकता है मोस्टली। दूसरा क्या होगा, आपका वोटरी डायरिया होगा। लेकिन क्या हो सकता है कि जब जख्म बन जाएंगे तो उस केस में आप लोगों को क्या है कि ब्लडी डायरिया भी मिल सकता है, ओकल्ट ब्लड आएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक है ओकल्ट ब्लड होता है, एक होता है आपका हिमेटोकेजिया जिसमें आपको फ्रेश ब्लड मिल रहा होता है। ठीक है, तो उस चीज को मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओकल्ट ब्लड होता है कि आपका ना इधर से थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, और वो जो ब्लड है वो क्या हो जाता होता है, मिक्स हो जाता होता है। ये चीज ना बेसिकली जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना जीआई ब्लीडिंग, उधर हम अपर जीआई ब्लीडिंग पढ़ेंगे, लोअर जीआई ब्लीड पढ़ेंगे। तो जब आपकी अपर जीआई ब्लीड होती है ना, उस केस में आप लोगों को मेलिना मिल रहा होता है। मींस कि आपका जो ब्लड है वो स्टूल के अंदर आ रहा होगा, लेकिन आपको अपनी आंखों से नजर नहीं आ रहा होगा। इस चीज को हम ओकल्ट ब्लड भी कहते होते हैं कि बंदे के फीसिस के अंदर ब्लड तो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये फीसिस है, फीसिस के अंदर ब्लड तो आ रहा है, लेकिन मुझे आंख से नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं टेस्ट करवाता होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार इसके फीसिस के अंदर तो ब्लड आ रहा है एक हमारे। और इस चीज को हम ओकल्ट ब्लड कहते हैं, या इसको हम मेलिना कहते होते हैं। ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास एक टर्म होती है हिमेटोकेजिया। हिमेटोकेजिया का मतलब होता है कि जब आप लोगों के फीसिस के अंदर जो है वो फ्रेश ब्लड आ रहा हो, मींस कि आप लोगों को नजर आ रहा हो कि यार इधर ऊपर जो है वो सारा ब्लड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को हम हिमेटोकेजिया कहते होते हैं। खैर आपको पता चल गया कि इधर आप लोगों के पास ये वाला जो क्रोन डिजीज है, इसमें अगर फीसिस के अंदर ब्लड आएगा भी तो वो इतना थोड़ा थोड़ा होता है कि वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, और वो बेसिकली ना अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही होती है। तो उस केस में आप लोगों को वो नजर नहीं आ रहा था। आप लोग जब डिटेक्ट करते होते हो, हाँ आप लोगों को ब्लड मिल जाता था, और इसको हम क्या कहते हैं, मेलिना कहते होते हैं। जबकि आपके पास वो जो था ना अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके अंदर काफी ज्यादा ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, और वो वाली जो कंडीशन है उसमें आप लोगों को स्टूल्स के ऊपर फ्रेश ब्लड मिल रहा होता है, जिस चीज को हम हिमेटोकेजिया कहते होते हैं। खैर आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो क्या होगा कि व्हाट इज ओकल्ट ब्लड, कि स्टूल के अंदर ब्लड तो आ रहा है लेकिन मुझे आंख से नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं डिटेक्शन टेस्ट करवाता हूं तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि यार इसके अंदर ब्लड पड़ा है। तो आप जारी सी बात है, ब्लीडिंग हो रही है तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते होते हैं। अब दूसरी बात ये कि ये वाली जो इन्फ्लेमेशन थी वो क्या कर सकती है, वो इन्वॉल्व कर सकती है आपकी एनस को। आपको पता है ना कि आपकी जो एनस है वो एक अलहदा से, मतलब वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली तीन पार्ट्स आते हैं। तीन पार्ट कौन से, आपका सीकम, आपका कोलन, ठीक है, और उसके बाद आपका रेक्टम। ये तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। आपका एनस जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि आपकी जो क्रोन डिजीज है वो किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, वो आपके जो एनस है उसको भी इन्वॉल्व कर सकती होती है। जब ये एनस को इन्वॉल्व करेगी तो एनस के अंदर ना, मतलब अगर मैं सिंपल अल्फाज के अंदर कहूं तो वो चिर जाएगी। ठीक है, मतलब उसके अंदर ना, मतलब इस तरह करके सिंपल सिंपल जो है वो लाइनें सी बन जाएंगी। तो इस चीज को हम कहते होते हैं फिशर्स, के इधर जो है वो इस तरह करके जनाब छोटे छोटे लीनियर जो है वो अल्सर्स बन जाते होते हैं, समझे कि चिर जाती होती है। मतलब उर्दू जुबान में जिसको कहते हैं कि आपको क्या मिल सकते हैं, एनल फिशर्स मिल सकते होते हैं। और दूसरी बात ये कि इधर भी आपको फिस्टुलाज मिल सकते हैं। मींस कि आपकी जो एनस है वो एबनॉर्मल कनेक्शन बना सकती है दूसरे ऑर्गन्स के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल वो भी स्किन के साथ जो है वो एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो बना सकती है, या किसी भी दूसरे इंटेस्टाइन के साथ एबनॉर्मल कनेक्शन बना सकती है, किसी के साथ भी जो है वो एबनॉर्मल कनेक्शन बना सकती होती है। जबकि हमने बात की थी कि हमारे पास जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो एनस को इन्वॉल्व नहीं करता होता। लेकिन आपको पता चल गया कि ये जो क्रोन डिजीज है ये आपकी एनस को भी इन्वॉल्व करता होता है, जहां पे फिशर्स बनवा सकता है, या जो फिस्टुलाज वगैरह जो है वो बनवा सकता होता है। इट मींस कि हमने काफी ज्यादा सारी चीजें पढ़ ली कि ये वाला जो बंदा था क्रोन डिजीज वाला, वो किसी भी तरह मेनली तो एब्डोमिनल पेन और डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन उसके अंदर आप लोगों को मजीद ये वाली जो सारी चीजें हैं ये भी मिल सकती होती हैं। बाकी आपको वो जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस है जो कि हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर पढ़ी हैं, वो भी आप लोगों को इधर मिल सकती हैं। तो वो उधर ही आप लोग पढ़ लेना, लेक्चर ले लेना, जिन्होंने लिया हुआ है उनको उस चीज का पता है, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। अब आ जाता है कि वो वाला पर्सन जो है वो मेरे पास प्रेजेंट कर गया है, ठीक है, तो उसकी मैं क्या कौन से टेस्ट करवाऊंगा। तो जारी सी बात है, सिंपल पहले हम क्या करवाते होते हैं, सिंपली सीबीसी करवा लेते हैं कि चलो भाई इसकी सीबीसी करवा के लाओ। तो जब आप लोग उस बंदे की जो है वो सीबीसी करवाओगे, बल्कि रुक जाए, चलें आप लोगों को मैं थोड़ा सा रेस्ट देता हूँ, उसके बाद जो है वो हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग रेस्ट ले लें, मैं भी जरा ले लूं, बोल बोल के थक गया हूँ। देन उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस करनी है। बस ये सिंपल सी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ट्रीटमेंट भी इसकी सिंपल है, लाइक वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरह इतनी डिटेल्ड ट्रीटमेंट नहीं है। और उसके बाद हमारा सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला, और देन हमारा लेक्चर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंड इंशाल्लाह।
जो हमने समझना था वो हमने समझ लिया, बस आगे रट्टे वाली बातें हैं, लाइक कौन सा टेस्ट करवाना है, ये जारी सी बात है, आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा, कौन सी ट्रीटमेंट देनी है वो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो बस आगे रट्टे वाली बातें हैं, उन पे इंशाल्लाह जो है टाइम नहीं लगेगा। जी स्टार्ट करें। बताएं जरा मुझे। होप सो क्या आप लोगों का रेस्ट वगैरह वाले मामला हो गए होंगे। चलें ठीक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम बात कर रहे थे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का बंदा अगर मेरे पास प्रेजेंट कर गया तो मैं उसके कौन से टेस्ट करवाऊंगा। एक तो सिंपल आपने याद रख लेना है कि चाहे अल्सरेटिव, दूसरा क्रोन डिजीज हो, मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस कह दिया है। हाँ अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर क्रोन डिजीज वाला बंदा मेरे पास प्रेजेंट कर गया उन सारे सिम्टम्स के साथ, तो मैं उसके कौन से टेस्ट करवाऊंगा। तो एक आपने सिंपल कंसेप्ट याद रख लेना है, चाहे आपकी क्रोन डिजीज हो चाहे आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, दोनों के अंदर आपका जो डायग्नोसिस कंफर्म होगा ना वो वही कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी, कि आपने वो एंडोस्कोप अंदर डाल दिया है, उधर से टिश्यू को लेना है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, तो वहां से आपका डायग्नोसिस कंफर्म होगा। बाकी सारी सी बात है, आप लोगों के ये वाले जो टेस्ट है वो आपको डायग्नोसिस के अंदर हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो डायग्नोसिस है उससे कंफर्म नहीं हो रहा होगा। खैर, तो बंदा मेरे पास जो है वो मेरे पास प्रेजेंट कर गया, तो मैं उसका सबसे पहले सिंपली हम सीबीसी करवा लेते होते हैं। तो जब आप उसका सीबीसी करवाओगे, जारी सी बात है उसका ब्लड लॉस हो रहा होगा, तो उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया कहते होते हैं। उसका खून बाहर जा रहा है, तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर आपकी प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं, तो एल्बुमिन भी तो उसका भी तो लॉस हो जाएगा ना सारा। तो इट मींस कि उस बंदे के ब्लड, दूसरा उस बंदे की बॉडी के अंदर क्या है कि हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, मींस कि एल्बुमिन की उस बंदे के ब्लड के अंदर जो है वो कमी हो जाएगी। देन आपका सिंपल मैंने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि आपके पास दो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स होते हैं, एक को हम सीआरपी कहते होते हैं, मींस के सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते होते हैं, दूसरे को हम ईएसआर कहते होते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो ये वाले जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो भी इंक्रीज मिल सकते हैं। देन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आप उस बंदे का एनीमा करवाते हो, तो जब आप लोग उस बंदे का एनीमा करवाओगे ना, तो उस केस में आपको वही कोबल स्टोन अपीयरेंस मिल जाएगी, जो कि हम पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को वही कोबल स्टोन अपीयरेंस मिल जाएगी। देन अगर फॉर एग्जांपल आप लोग उसका टेक्नीशियम लेबल्ड ल्यूकोसाइट स्कैन करवाते होते हो, अब इसके अंदर क्या होगा, आपने वो बंदा जो है उसका ब्लड लेना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बंदा है, मैं उसका ब्लड लूंगा, उस बंदे के जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनको लूंगा, और इनको हमारे मेरे पास जो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है टेक्नीशियम, मैं इनके साथ लेबल कर दूंगा। तो मैंने इन डब्ल्यूबीसीज के ऊपर क्या लगा दिया है, ये वाला जो टेक्नीशियम है उसको लगा दिया है। तो देन मैं इसको दोबारा इन डब्ल्यूबीसीज को इधर इंजेक्ट कर दूंगा उसके ब्लड के अंदर। अब आपको पता है कि डब्ल्यूबीसीज कहां पे जाएंगे, जहां पे एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन होगा। तो इन्फ्लेमेशन कहां पे चल गया, वो आपको पता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर फॉर एग्जांपल जहां पे भी चल रही होगी क्रोन डिजीज के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही है, इट मींस कि आप लोगों के ये वाले जो डब्ल्यूबीसीज हैं होते होते ब्लड से होते होते कहां पे पहुंच जाएंगे, इस एरिया के अंदर जो है वो पहुंच जाएंगे। अब आपको पता है कि ये वाला जो टेक्नीशियम होता है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मींस कि ये क्या करेगा, ये इधर से रेडिएशन को एमिट करेगा। तो अब क्या होगा कि आपके पास एक कैमरा होता है जिसको हम गैमा कैमरा कहते होते हैं। तो उस केस में आपको क्या पता चल जाएगा कि यार ये मैंने जो डब्ल्यूबीसी डाले थे ना वो कहां पे चलेंगे, इस जगह के ऊपर चले गए, मींस के इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो चले गए, वहां से रेडिएशन आ रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या चल रही है, इन्फ्लेमेशन चल रही है। तो आपका इधर से जो क्रोन डिजीज है उसका डायग्नोसिस जो है वो बन जाता है।
तो खैर आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्नीशियम लेबल्ड ल्यूकोसाइड स्कैन जो है वो भी करवा सकते होते हो। बाकी आप लोग एंडोस्कोपी करवाओगे, अंदर कैमरा डाल के देखोगे तो सारी सी बात आप लोगों को वही स्किप लीजन्स वगैरह जो है वो मिल रही होगी। बाकी आप लोग जब सीटी स्कैन करवाओगे तो अगर फिस्टुलास वगैरह है या अंदर एब्सेस वगैरह बनी हुई है वो आपको नजर आ जाएगी। एमआरआई करवाओगे तो अगर आप लोगों के एनल फिशर्स वगैरह बने हुए हैं तो उनका आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी आप लोग जेनेटिकल टेस्टिंग करवाना चाहते हो तो उस केस में आप लोगों ने सिंपली जो है वो फिनोटाइपिंग करवा लेनी है। आपने चेक करना है कि यार इसके मतलब पीछे वालदैन के अंदर मसला था उसकी वजह से, तो इसके अंदर ये वाला इशू तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें वो आप लोग करवा सकते हो, लेकिन आपको पता है कि डायग्नोसिस कंफर्म कैसे होगा, वो वही ये चीज मैं कोट कर रहा हूँ कैप्लान के सर्जरी नोट से कि डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए आप लोगों को कोलोनोस्कोपी विद बायोप्सी ही करवानी पड़ती है। अब चलें जी, मेरा डायग्नोसिस जो है वो बन चुका है क्रोन डिजीज का, तो अब मैंने उसको ट्रीट कैसे करना है। ट्रीटमेंट वही सेम रहेगा कि पहले तो आपने उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करना है। प्रॉब्लम्स उस बंदे को क्या आ रही थी, प्रॉब्लम उस बंदे को जनाब एनीमिया हो रहा था, मींस के खून की कमी हो रही थी। तो अगर तो खून की कमी थोड़ी बहुत है तो उस केस में सिंपली मैं उसको मल्टीविटामिन वगैरह दे दूंगा, ठीक है, उसको आयरन वगैरह दे दूंगा, ये सारी चीजें दे दूंगा ताकि उसका खून पूरा हो। देन क्या है कि उसको जो प्रोटीन्स की कमी हो रही थी तो उसको मैं ज्यादा से ज्यादा गोश्त खाने का कहूंगा, ओरल प्रोटीन्स वगैरह दे देता हूँ। उसके अंदर जो कैलोरीज की कमी हो रही थी तो मैं उसको बाहर से कैलोरिक सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो दे देता होता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें जो है वो दे रहे हो। बाकी क्या है कि अब आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल वो जो पेशेंट है जो कि क्रोन डिजीज वाला बंदा है, उसको उसकी इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा हुई पड़ी है कि उसकी जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। आप लोग ऊपर से जो भी मुंह से खाने से मतलब चीजें दे रहे हो ना वो तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। तो इस चीज को हम कहते हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, जो कि इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम क्या होता है कि आपकी इतनी ज्यादा आपका जो बाउल है वो बिल्कुल निकम्मा हो जाए, वो बिल्कुल काम ही ना करे, तो इस चीज को हम शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कहते होते हैं। तो आपको पता है क्रोन डिजीज के अंदर क्या हो रही थी, आप लोगों के पास जो है वो इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हो रही थी। तो आपने याद रख लेना है कि अगर क्या हो रही हो आपकी जनाब क्रोन डिजीज में, आप लोग मुंह से चीजें दे रहे हो लेकिन वो उसकी वजह से भी उस बंदे को डायरिया हो रहा हो, उसका कोई फायदा ना हो रहा हो, तो आपने समझ जाना है कि यार उसका जो बाउल है वो काम ही नहीं कर रहा। वो जो आप लोग ऊपर से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो वो उनको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। तो अब ये तो मसला हो गया ना कि यार मैं तो उसकी ये सारी चीजें ठीक करना चाह रहा था, तो मैं उसको खाने के अंदर ये सारी चीजें दे रहा था लेकिन उसका तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही। आपको पता है कि मैं मुंह से जो भी चीज दूंगा वो इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होगी, लेकिन वो तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो अब ये तो मसला हो गया। तो उस केस में आपने परेशान नहीं होना, तो आपने उसकी वेन ढूंढनी है और वेन के अंदर कैनोला लगा के इधर से उसको जो है ये सारी चीजें आप लोगों ने दे देनी होती हैं। इसको हम कहते हैं पार इंटेरल न्यूट्रिशन। क्या आप लोग इंटेरल ट्रैक मीन्स कि आप लोग ये वाला जो जीआईटी वाला ट्रैक है उसको यूज नहीं कर रहे, आप लोग किसी और तरीके से उस बंदे के जो है वो ये सारी चीजें उस बंदे की न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो कर रहे हो, आप उस बंदे को न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे रहे हो, तो इसको हम पार इंटरनल न्यूट्रिशन कहते होते हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर क्रोन डिजीज वाले बंदे की इंटेस्टाइन बिल्कुल जवाब देगी है उसके, और इस चीज को हम शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कहते होते हैं, तो उस केस में मुझे पार इंटरनल न्यूट्रिशन का सहारा लेना पड़ता होता है। अब दूसरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जहां से आप लोगों का एमसीक्यूज आता होता है। अब देखिए ये वाली जो आप लोगों की इंटेस्टाइन का टर्मिनल इलियम होती है, मींस के इलियम का लास्ट वाला पार्ट होता है ना, वहां पे आप लोगों के जो बाइल एसिड्स हैं और बाइल साल्ट्स हैं वो आके अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। चले इस चीज को मैं जरा अच्छे से समझा देता हूं। आपको पता है ये आपका लिवर होता है, लिवर से क्या बनता है, बाइल बनता है। वो जो बाइल है वो आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन मींस के ड्यूडिनम के अंदर आता होता है, ड्यूडिनम से वो जारी सी बात है ज्यूजिनम के अंदर जाएगा, ज्यूजिनम से आप लोगों की वो जो इलियम है वहां पे चला जाता होता है, तो इलियम से वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता होता है। तो इधर से वो क्या हो गया, वापस रीअब्जॉर्ब हो गया, और बाकी क्या है कि थोड़ा बहुत आप लोगों के फीसिस के अंदर चला जाता है। मैं इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वैसे हिमाटोलॉजी के अंदर मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं आप लोगों को क्या रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपके पास आपका जो लिवर है वो बाइल को बनाता है, वो बाइल आप लोगों की ड्यूडिनम के अंदर आता है, ड्यूडिनम से वो जिजनम के अंदर जाता है, जिजनम से वो इलियम के अंदर जाता है, और इलियम से वो कुछ तो फीसिस के अंदर चला जाएगा, और बाकी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता होता है। लेकिन आपके पास ये वाला जो बंदा है क्रोन डिजीज वाला बंदा, उसके अंदर तो इसकी इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, इलियम की इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है, ऐसे ही है कि नहीं है। तो इस वजह से अब इधर से उसके जो बाइल साल्ट्स हैं, बाइल एसिड्स हैं जो कि बाइल का पार्ट होते हैं, वो बताओ इधर से एब्जॉर्ब होंगे सर, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो वो इंटेस्टाइन को मजीद इरिटेट करेंगे। जब इंटेस्टाइन उनसे मजीद इरिटेट होगी तो उस बंदे का जो डायरिया है वो वर्स हो जाता होता है। तो आपने याद रख लेना है कि अगर एक बंदा है और उसको डायरिया, क्रोन डिजीज वाला बंदा है और उसको क्या हो रहा है कि उसके मतलब डायरिया हो रहा है, और वो जो डायरिया उसके अंदर बहुत ज्यादा बाइल साल्ट्स और एसिड्स वगैरह आ रहे हैं, तो इस चीज को हेल्प करने के लिए हमारे पास होता है एक कोलिस्टाइरामीन। कोलिस्टाइरामीन ड्रग होती है ये, चले मैं आप लोगों को बुक से अंडरलाइन करवा देता हूं। आप उस बंदे को क्या दे सकते हो, ये कोलिस्टाइरामीन जो है ये दे सकते होते हो। अब ये वाली जो कोलिस्टाइरामीन है ये क्या करेगी, ये उन बाइल साल्ट के साथ कंबाइन कर जाती होती है। जब उनके साथ कंबाइन करती है ना तो ये उसकी वजह से आप ये इरिटेट नहीं करते। दोबारा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बंदे को क्या हो रहा था, आपके बाइल साल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे। क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे,
इलियम काम नहीं कर रही थी। इलियम क्यों नहीं काम कर रही थी? बिकॉज उसकी इन्फ्लेमेशन हो पड़ी थी। चले हमें समझ लगी। अब वो इंटेस्टाइन के अंदर ही रह रहे थे। जब इंटेस्टाइन के अंदर रह रहे थे, इंटेस्टाइन को इरिटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से बंदे को डायरिया हो रहा था। तो मैंने एक ऐसी ड्रग दे दी जो कि इनके साथ कंबाइन कर गई। जब ये इनके साथ कंबाइन की तो अब ये इरिटेट नहीं कर रहे इंटेस्टाइन को। तो बताओ उस बंदे को डायरिया होगा, तो आपका वो वाला जो डायरिया हो रहा है ना बिकॉज ऑफ बाइल सार्स, तो उसको मैं कैसे ठीक कर लूंगा? कोलिस्टाइरामीन दे के जो है वो ठीक कर लेता होता हूं। तो ये देखिए, अब अभी तक हमने डिजीज को बिल्कुल नहीं छेड़ा, अभी तो जस्ट हम उसकी न्यूट्रिशन के ऊपर गौर कर रहे थे, ऐसे ही क्या नहीं है। अब हम आते हैं डिजीज की तरफ। डिजीज के अंदर क्या हो रही थी? इन्फ्लेमेशन हो रही थी। तो उसके अंदर आप लोग वही सेम काम करोगे। इन्फ्लेमेशन हो गया तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दोगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन सी होती हैं? वही आप लोग ASA 5 ASA मींस के 5 अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो दे देते होते हो। इसमें आप लोगों की मिसालामीन वगैरह थी, ऐसे ही कि नहीं है, मिसालाजीन वगैरह थी, तो वो आप लोगों ने दे देनी होती है। तो आप लोग यही 5 ASA ड्रग्स दे देते होते हो जो कि इन्फ्लेमेशन को ठीक कर देंगे। तो जारी सी बात है वो वाला जो बंदा है वो ठीक हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि उस बंदे को ये वाली जो 5 अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड वाली जो ड्रग्स है वो काम नहीं कर रही, जिसमें आप लोगों की मिसालाजीन आ जाती है और सैलाजीन आ जाती है, ये काम नहीं कर रही। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो? उस केस में आप लोग स्टीरॉइड्स का यूज कर सकते होते हो। अब देखिए यहाँ दोनों में ना आपकी दो बुक्स के अंदर कंट्रा इंडिकेट मतलब थोड़ा सा ना तजाद है। आपकी जो स्टेप 2 सिक्के वाला लिखता है वो कहता है कि आप इनको देते हो, देन आप लोग स्टीरॉइड्स को देते होते हो, जबकि ये वाला कहता है कि आप लोग मेनली जो है वो स्टार्ट में स्टीरॉइड्स का यूज करते होते हो। यार हमने प्रेफर जो करना है वो स्टेप 2 सीक्वे को प्रेफर करना है, बिकॉज दैट इज इंटरनेशनल बुक, ठीक है। तो या हमारे कैप्लान के जो नोट्स हैं वो भी इसी बात का कहते हैं कि आप वही सेम काम कर रहे होते हो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला, कि आप लोग वही 5 ASA को यूज कर रहे होते हो पहले। अगर ये काम नहीं कर रही तो देन उस केस में आप लोग जो है वो स्टीरॉइड्स का यूज कर रहे होते हो। लाइक आप लोग उस बंदे को प्रेडनिसोलोन दे सकते हो 30 से 60 मिलीग्राम डेली, ठीक है, आप ये दे सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वो स्टीरॉइड जो है वो भी नहीं काम कर रहे, तो उस केस में आप लोग जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज कर रहे होते हो। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी होती हैं? इसमें आप लोगों की 6 मरकेप्टोप्यूरिन आ जाती होती है, एजाथायोप्रीन आ जाती है। देखिए ना, मेन मसला क्या था? इन्फ्लेमेशन हो रही थी। इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से हुई थी? इम्यून सिस्टम जो है वो पागल हुआ पड़ा था। तो आप क्या चाह रहे हो? इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाए, ठीक है। तो वो आप पहले किससे मतलब इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने की कोशिश करोगे? इनसे, मतलब मिसालाजीन वगैरह से। अगर इनसे वो इन्फ्लेमेशन सबसाइड नहीं कर रही, आप लोग स्टीरॉइड्स का यूज करोगे। अगर इनसे भी इन्फ्लेमेशन सबसाइड नहीं कर रही तो उस केस में आप लोग जो है वो सिंपली इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज कर लेते हो। लेकिन आपने ये वाले जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स है ना वो बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं देने होते, बिकॉज आपको बताया कि आपका इम्यून सिस्टम अगर बहुत ज्यादा सप्रेस हो गया तो आपके इन्फेक्शन को कौन रोकेगा? तो उस बंदे के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते होते हैं। तो बेसिकली हम कोशिश तो करते हैं कि 2 साल से ज्यादा ना देने पड़े, लेकिन 4 साल से ज्यादा तो हम बिल्कुल ही नहीं देते होते, बिकॉज आपको बताया कि इसके बहुत ज्यादा आप लोगों को साइड इफेक्ट्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। आजकल वैसे आप लोगों की एक और ड्रग आ गई है जिसको हम इन्फ्लिक्सिमैब कहते होते हैं। अब देखिए आप लोगों की जो इन्फ्लेमेशन होती है ना उसमें आपका एक काइंड ऑफ मैसेंजर इन्वॉल्व था, दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक हो गया। तो अब ये वाला जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है अल्फा है ना, ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व था। इसकी वजह से जो है मतलब इसका रोल था उस इन्फ्लेमेशन के अंदर, ये आप लोगों के सेल्स को बुला रहा था, जिसकी वजह से वो उसको आके अटैक कर रहे थे। तो आपने क्या किया? आपने एक ऐसी ड्रग बना ली, आपने एक ऐसी एंटीबॉडी बना ली जिसको हम इन्फ्लिक्सिमैब कहते हैं। ये इस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को जाके अटैक कर देगी, इसको मार देगी। अब बताओ इन्फ्लेमेशन होगी? नहीं होगी, ठीक हो गया। तो अब इस वजह से आजकल जो है वो आप लोगों की ये वाली जो एंटीबॉडी है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव, बिकॉज हमने देखा कि आपके पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है वो इस इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व था। आपने उसको ही मार दिया, बाहर से ऐसी ड्रग दी जिसने इसको ही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को ही मार दिया। तो अब जारी सी बात है आप लोगों की जो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं होगी। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आपका इससे भी इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं कर हो रही, तो उस केस में आप लोगों को सिंपली क्या करना पड़ता है? वही सर्जरी का ऑप्शन ही अब आप लोगों के पास बच जाता होता है। तो सर्जरी आपने कब करनी होती है? जब आप लोगों की जो थेरापी है, मेडिसिनल थेरापी, वो काम ना कर रही हो, या क्या है कि आप लोगों को जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा आ रही हो। लाइक कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं? एक तो आपकी इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिसको हम फुलमिनेंट कोलाइटिस कहते होते हैं, कि आप लोगों की जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फुलमिनेंट कोलाइटिस के अंदर क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, आपकी इंटेस्टाइन जो इरिटेशन है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस बंदे को मोर देन 10 स्टूल्स पर डे आ रहे होते हैं। मींस कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इतनी इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाती होती है, ठीक है। तो उस केस में आप देखें उस बंदे का तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, उस बंदे का तो बहुत फ्लूइड लॉस हो जाएगा, तो इवेंचुअली वो बंदा मर जाएगा। तो इस वजह से हम उसको इस चीज से बचाना चाहते होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो? जब फुलमिनेंट कोलाइटिस होगा तो आप लोगों को वही सर्जरी वाले ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। या बहुत ज्यादा हेमरेज हो रही हो, या ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो, या आप लोगों की एब्सेस, सेप्सिस वगैरह, फिस्टुलेशन वगैरह, मतलब कोई भी ये जो भी हम पीछे कॉम्प्लिकेशंस पढ़ के आए हैं ना, जब भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होगी, या क्या क्या आप लोगों की जो ड्रग थेरापी है वो फेल कर जाएगी, या आपको ड्रग की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आ रही होगी, या क्या है कि बंदे के अंदर कैंसर होने का चांस होगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल दीज केसेस आपको क्या करना पड़ेगा? वही सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये वाली जो सर्जिकल ऑप्शन है ना,
इसमें आपका मेन एम ये नहीं होता कि मैं उसको क्योर करूं, डिजीज को क्योर करूं, बल्कि इसके अंदर आपका मेन एम ये होता है कि मैं उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको मैनेज करूं। बिकॉज आपको पता है कि उस डिजीज की वजह से तो वो बंदा नहीं मरेगा, लेकिन ये वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी वजह से आप लोगों का वो जो बंदा है उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि उस बंदे के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उसका जो बाउल है ना उसके अंदर स्ट्रिक्चर्स बन गए थे, जिसकी वजह से उसका बाउल जो है वो तंग हो गया था। जब उसका बाउल तंग हो गया था तो अब खाना जो है वो पास नहीं कर रहा था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह की सर्जरी करूंगा कि जिसमें मैं इन स्ट्रिक्चर्स को ओपन कर दूंगा। तो इसको मैं कहता होता हूँ स्ट्रिक्चरोप्लास्टी। इस स्ट्रिक्चरोप्लास्टी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि इन स्ट्रिक्चर्स को आपने ओपन करने की ट्राई करनी है। अब आपने ओपन कैसे करना है, सबसे पहले आपने इंसिजन देनी है, और वो वाली जो इंसिजन है वो आपने लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखिए कि ये आपके पास इंटेस्टाइन है, ये यहां से तंग हुई पड़ी है, तो आपने क्या किया, इस तरह करके लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन दे दी। देन आपने ये वाली जो इंसिजन दी उसके बाद अब आपने टांके लगाना स्टार्ट कर देने हैं। वो वाले जो टांके लगाने हैं ना वो बेसिकली आप लोगों ने इस तरह करके ट्रांसवर्स वो मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लगा देने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस तरह ट्रांसवर्स करके स्ट्रक्चर्स लगाए तो अब इसका इधर से जो ल्यूमन है वो ओपन हो गया। तो इस तरह करके आप लोग क्या कर रहे होते हो, स्ट्रक्चरोप्लास्टी कर रहे होते हो, जिसमें आपने सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल इंटेरोटॉमी करनी होती है, मीन्स के लॉन्गिट्यूडनल मतलब इंसिजन देनी होती है। तो आपने इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह करके मतलब उसको क्या कहते हैं ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद वही उसको सिंपल जो है वो जोड़ दिया। कैसे आपने आप लोगों ने ट्रांसफर स्विचेस जो हैं वो लगा दिए। तो इस तरह आपने देख लिया कि आपने उसका जो गट का ल्यूमन था उसको वाइड कर लिया। तो आप लोग मेनली ये वाला जो प्रोसीजर है ये किस लिए कर रहे होगे, अगर बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है। देन फॉर एग्जांपल आप लोग मजीद प्रोसीजर भी कर सकते हो। एक मजीद कौन से प्रोसीजर कर सकते हो, आप लोग जो है वो सिगमेंटल रिजेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो जिस पार्ट की बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है उसको आप निकाल दो, तो इसको हम सिगमेंटल रिजेक्शन कहते होते हैं। अब दूसरा आप लोग इलियोसिकल रिजेक्शन कर सकते हो, मींस के इलियम को भी रिमूव कर दोगे, सीकम को भी रिमूव कर दोगे। ठीक है, आपको पता है ना कि मेनली जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी वो कहां पे हो रही थी, इलियोसिकल वाले एरिया के अंदर हो रही थी। इलियोसिकल एरिया कौन सा होता है आपको पता है, ऊपर से क्या आ रही थी, इलियम आ रही थी, और देन नीचे आप लोगों का लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको हम सीकम कहते होते हैं। तो मेनली हमें पता है इन्फ्लेमेशन इस एरिया के अंदर हो रही थी, तो आप लोग इलियम और सीकम को रिमूव कर दोगे। आप दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, प्रोटोकोलेक्टमी कर सकते हो। मीन्स के प्रोक्टो का जो वर्ड यूज होगा वो बेसिकली रेक्टम के लिए यूज होगा। कोलेक्टमी का जो वर्ड यूज होगा, कोल का वर्ड जो यूज होगा वो आपके कोलन के लिए यूज होगा। तो आप लोग क्या करो, आप लोग उसका जो रेक्टम है उसको भी रिमूव कर दो, उसका जो कोलन है उसको भी रिमूव कर दो। तो इसको हम प्रोक्टोकोलेक्टमी कहते हैं। यार सिंपल आपका ये कंसेप्ट होना चाहिए कि यार जिस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है ना, अगर मैं उसको रिमूव कर सकता हूं तो मैं उसको काट के क्या कर दूंगा, बाहर निकाल देता हूं। तो एक तो आप लोग ये काम कर सकते हो। देन होता है टेम्पोरेरी लूप इलियोस्टोमी। अब ये वाली जो चीज है ये इंशाल्लाह हमने आगे भी जाके पढ़नी है, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूं कि टेम्पोरेरी लूप इलियोस्टोमी के अंदर आप लोग क्या करते होते हो। आप लोग क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये आप लोग इमेजिन करें कि वो बंदा है और ये जनाब उसकी इंटेस्टाइन अंदर पड़ी हुई है। तो आप लोग उस बंदे के एब्डोमेन के अंदर इंसिजन दोगे, इस इंटेस्टाइन को बाहर निकालोगे। इस इंटेस्टाइन को इस तरह करके आप लोग इमेजिन कर ले कि मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया। इसको बाहर निकाल के आप दरमियान में से काट देते होते हो। तो अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि ये इस तरह करके ऊपर से फीसिस आ रहे थे, ये फीसिस ऐसे गुजर के इधर आगे जा रहे थे। अब आगे क्या हुई पड़ी है, इधर इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है। तो अब मैं नहीं चाहता कि फीसिस इधर जाएं, बिकॉज आपको पता है कि जब फीसिस इधर जाएंगे तो उस बंदे की मजीद इरिटेशन होगी, मजीद उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो वर्स होगी। तो आप लोग चाहते हो कि ये वाला जो एरिया है वो रेस्ट करे। तो आपने इधर से इंटेस्टाइन को बाहर निकाल लेना है, जहां पे मैंने सर्कल लगाया है। तो आपने इधर से इसको कट कर देना है स्किन से, मतलब उसकी एब्डोमेन की स्किन से इसको बाहर निकाल लेना है, इधर से काट देना है। तो अब आप लोगों के जो फीसिस है वो इधर से आएंगे और इधर से बाहर निकल जाएंगे, मतलब उसके एब्डोमेन से बाहर निकल जाएंगे। इधर जारी सी बात है आप लोगों को वो बैग तो लगाना पड़ेगा ना जिसके अंदर उसके फीसिस जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये काम कर रहे हो, आप लोग बेसिकली आगे वाला जो एरिया है उसको रेस्ट दे रहे होते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरेरी लूप इलियोस्टोमी। स्टोमी का मतलब होता है सुराग, इलियो मींस के इलियम। तो आपने इलियम को निकाला और उसके अंदर क्या कर दिया, उसको काट के आपने एब्डोमेन से सुराग करके बाहर जो है वो निकाल लिया। ठीक है, तो ताकि अगला जो एरिया उसको रेस्ट मिले और वो वाला जो एरिया है वो हील हो जाए। तो खैर आप लोग सिंपली क्या कर रहे होते हो, सिंपली आप लोग जुगाड़ कर रहे होते हो कि यार किसी ना किसी तरह वो ठीक हो जाए। देन क्या है कि जो उसको एनल डिजीज हो रही थी, लाइक अगर फॉर एग्जांपल उस बंदे को एब्सेस वगैरह बन रही है, तो आपको पता है एब्सेस क्या होती है, वार्ड ऑफ कैविटी ऑफ पस होती है। तो उस केस में आप लोगों ने सिंपली इसको क्या कर लेना है, इंसिजन दे के इधर जो भी पस वगैरह है उसको आपने सिंपली जो है वो ड्रेन कर लेना होता है। ठीक है, अगर फिस्टुला वगैरह बना हुआ है तो उसको आपने सिंपली जो है वो रिपेयर कर देना है। तो इस तरह करके इजीली जो है वो उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अब आपसे इतना ज्यादा ट्रीटमेंट का नहीं पूछा जाता, मेनली आपसे जो पूछा जाता है वो डिफरेंस का पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्रोन डिजीज होती है वो आप लोगों का सारी इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है वो सिर्फ आप लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस
हर दफा जो है वो आप लोगों की रेक्टम को इन्वॉल्व करता आता था, ठीक हो गया। जबकि आप लोगों की जो क्रोन डिजीज है वो हर दफा रेक्टम को इन्वॉल्व नहीं करती। हमने कल पढ़ा था ना कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो होती रेक्टम से स्टार्ट है, तो ये हर दफा रेक्टम को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन क्रोन डिजीज का लाजमी नहीं है कि वो रेक्टम को इन्वॉल्व करे। दूसरी बात ये कि जो क्रोन डिजीज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही थी उसमें स्किप लीजन मिल रही थी, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कंटिन्यूस पूरे एरिया के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जांपल अगर इधर से इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हुई है तो सारी बॉल को इन्वॉल्व करेगी, तो उधर आप लोगों को कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन मिली होती है। देन हम बात करते हैं कि आप लोगों के पास ये वाला जो क्रोन डिजीज होता था इसमें इन्फ्लेमेशन सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करती थी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर सिरोजा, ठीक है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो जस्ट म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करती होती थी, ठीक है। तो आप लोगों की अगर सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो तो इसको हम ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन कहते होते हैं, जबकि आपको पता है कि अगर सिर्फ जस्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जो है वो इन्वॉल्व हो रही थी। देन अगर जब हम एंडोस्कोपिक के ऊपर देख रहे थे तो इधर हमें कोबल स्टोन्स वगैरह जो है वो दिख रहे थे, बाकी अल्सर्स वगैरह, फिशर्स वगैरह दिख रहे थे, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सिंपली आप लोगों को छोटे मोटे अल्सर्स और पोलिप्स वगैरह जो हैं वो दिख रहे होंगे। देन जब आप लोग माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते होते थे तो इसमें सारी बॉल की इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी थी, आपको ग्रेन्युलोमास भी मिले थे, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कोई ग्रेन्युलोमास वगैरह आप लोगों को नहीं मिले होते। आप लोगों को वहां पे क्रिप्ट एब्सेसिस वगैरह जो है, बाकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह जो है, उसके बाद लेस गोबलेट सेल्स जो है उधर मिल रहे होते थे। जबकि अगर हम बात करें पेरिएनल डिजीज की, मींस के एनस को अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्व नहीं करता होता था, ठीक है। जबकि आप लोगों के पास ये वाला जो क्रोन डिजीज है ये मोस्टली एनस को इन्वॉल्व करता देन अगर हम बात करें फिस्टुलाज की, तो फिस्टुलाज कहां पे बनते हैं, वो मेनली हमारे पास क्रोन डिजीज के अंदर बनते होते हैं। ये की पॉइंट है, मैंने जहां तक देखा कि आपका ये वाला की पॉइंट आता होता है कि आपके पास क्रोन डिजीज के अंदर फिस्टुलाज बनते होते हैं, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर फिस्टुलाज जो है वो नहीं बनते होते। बाकी कैंसर का रिस्क दोनों के अंदर ही होता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कैंसर का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। बाकी स्मोकिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस को, जबकि जो बंदा स्मोकिंग करता है उसके अंदर क्रोन डिजीज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ऑफ क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस वो होता है। एंड अब जो है हम क्या करते हैं, अगर आप